हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। और आज हम हमारे एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री। ओह सॉरी भाई, सॉरी। एंड दैट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। हम आज हमारे एक नए टॉपिक केमिस्ट्री के साथ आपसे मिले हैं। इससे पहले हमारा क्या चल रहा था? इससे पहले हमारा बायो चल रहा था। और बायो की जो है वो सारी क्लासेस और सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो जो बच्चे अभी तक एब्सेंट थे या जो बच्चे नए जुड़े हैं वो अपना बायो को कंप्लीट कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। और बहुत अच्छे से क्लासेस हमने उसमें कराई हैं। बायो में मैंने क्या कराया है आपको, एक बार चीज़ें लेके मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। बायो में मैंने आपको कंटेंट कराया है, क्योंकि बायो में आप क्लास में कंटेंट दे सकते हो। तो कंटेंट प्लस PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपका कंटेंट, दोनों चीज़ें मैंने आपको बायो में दी हैं। लेकिन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंटेंट देना क्लास में पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि आधे घंटे में मैं आपको कंटेंट दूंगी तो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगी, और अगर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं कंटेंट नहीं दे पाऊंगी, और आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है। तो मैंने सोचा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको केवल और केवल PYQ कराऊंगी। जहाँ बेसिक अगर कोई कुछ कॉन्सेप्ट है तो वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो हमारी आज केमिस्ट्री की पहली क्लास है, और हमारा वैसे अगर देखें जो हमारा 60 डे का प्लान है, जो हमारा 60 डेज़ का प्लान है कि 60 डेज़ में मैं आपको साइंस पूरी कंप्लीट कराऊंगी, उसमें से हमारा आज डे है 29, और 28 डेज़ की आपकी पूरी क्लासेस आपकी पूरी बायो की हो चुकी हैं। तो सारे बच्चे उसको कंप्लीट कर लेना। वहाँ से आपको बहुत बहुत पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। जो नए बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनका सिलेबस सारा रिवाइज हो गया है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैच है, आपको पता है हमारा कंप्लीट बैच SSC GD मिशन सफलता बैच हमारा ये है, जिसमें हम पांचों टीचर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ले रहे हैं। और हमारी क्लासेस जो हैं वो कि सुबह 11 बजे शुरू हो जाती है, उसके बाद शाम तक फर्दर 7-8 बजे तक या कई बार लेट तक भी आपकी क्लासेस जो हैं वो आपके चैनल पर चलती रहती हैं। तो अपना आराम से अपना पेटी बांध के, वो उसमें बोलते हैं ना एरोप्लेन में, कमर की पेटी बांध लें, तो कमर की पेटी बांध के और अपना बढ़िया तरीके से अपना क्लासेस लेते रहा करो, ठीक है भाई। और हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भाई आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। जब टीचर्स और बच्चे दोनों मिल के मेहनत करते हैं ना, तो सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है केमिस्ट्री का। आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज एटम। हमारा टॉपिक आज क्या है? एटम, यानी कि परमाणु। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि परमाणु क्या है, यानी कि आपका एटम क्या है, परमाणु क्या है, एटम क्या है। तो आपका एटम क्या है? आपका एटम वो चीज है, मान लिया कि हम किसी चीज को, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उस पे चीज़ें दो तरीके की हैं। एक वो चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि अजीवित चीज़ें, ठीक है, जो सांस नहीं लेती, चलती नहीं है, घूमती नहीं है, खाती नहीं है, पीती नहीं है। और दूसरी कौन सी चीज़ें हैं? दूसरी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, समझ में आ रहा है? तो हमारी अर्थ पे जो है वो दो तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, एक लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? उनकी बेसिक यूनिट होती है सेल। उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो कोशिका होती है वो किसी भी जीव की, किसी भी जीवित जीव की, किसी भी जंतु की, किसी भी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक यूनिट है। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया कोई एक बड़ा जीव है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम देखते हैं कि जब हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को मान लिया उसको फर्दर डिवाइड करना शुरू करें, तो जब हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि आगे जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसमें आपके बहुत सारे ऑर्गेनल सिस्टम्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल सिस्टम्स आते हैं, बहुत सारे तंत्र आते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, है ना।
जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। फिर जब हम श्वसन तंत्रों को फर्दर डिवाइड करेंगे, श्वसन तंत्रों को फर्दर डिवाइड करेंगे तो उनमें से क्या निकलते हैं, उनमें से निकलते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स है ना। और जब ऑर्गन्स को फर्दर डिवाइड करेंगे तो उनमें से प्री ऑर्गन्स निकलते हैं, मतलब और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनमें होती हैं। फिर ठीक है, फिर ऑर्गन्स को जब आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। और जब टिश्यू को भी आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो बेसिक यूनिट जो फाइनल, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, वो आपकी क्या निकलती है, वो आपकी निकलती है सेल, वो आपकी क्या निकलती है, सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या हो गई, उनकी बेसिक यूनिट हो गई सेल। अब हम किसी पदार्थ की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं उनको सबको क्या कहते हैं, उन सबको कहते हैं पदार्थ, उन सबको क्या कहते हैं, पदार्थ यानी कि मैटर। यानी कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें हैं, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सारी आपकी किससे बनी हुई हैं, वो सारी आपकी मैटर से बनी हुई हैं, आपकी पदार्थ से बनी हुई हैं। और पदार्थ की बेसिक यूनिट क्या है, पदार्थ की बेसिक यूनिट है एटम यानी कि परमाणु। यानी कि अगर एक पदार्थ को फर्दर तोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तोड़ा जाए, तो लास्ट में हमारे पास जो चीज़ बचेगी, लास्ट में हमारे पास जो यूनिट बचेगी जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, दैट इज एटम यानी कि परमाणु। समझ में आ गया परमाणु क्या है, क्लियर है भाई, ठीक है। ये तो एक हमारा बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने पीवाईक्यू पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच थ्रू डिस्कस द रिलेशनशिप आएगा। ये भाई थोड़ा सा गलत लिखा गया है पर कोई बात नहीं, ठीक है। बिटवीन लिग्नेट बॉन्ड and degradation of d orbitals in metal complexes and geometry complexes and the splitting of d orbitals। कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिग्नेट बॉन्डिंग, धातु परिसरों में, यहाँ पे मेटल्स की बात हो रही है, ठीक है, उनमें लिग्नेट बॉन्डिंग और ऑर्बिटल्स, 6 ऑर्बिटल्स यानी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो डी ऑर्बिटल्स है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में भी थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, ये हिंदी में भी थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, पर हम आगे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ऑर्बिटल्स के विभाजन के बीच में संबंधों की चर्चा करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है, तो इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है, इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है, सिद्धांत का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे आएगा क्रिस्टल, CRYSTAL, क्रिस्टल। रुको मैं इसको क्लियर लिखती हूँ, CRYSTAL, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम शेल हैव। एम शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि बेसिक यूनिट क्या है, एटम। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मैं बेसिक चीज़ें आपको बता सकती हूँ कि ये आपका क्या है, एटम है। ये आपका एटम का क्या है, ये आपका एटम का है क्या कहते हैं उसको, नाभिक। ये इसका नाभिक है, ठीक है, एटम का नाभिक है। और एटम के नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के नाभिक में होते हैं। और बाहर जो है वो बहुत सारी ऐसे शेल होती हैं, बाहर ऐसे बहुत सारी ऐसे शेल होती हैं, ऐसे करके शेल्स होती हैं, ठीक है। और इन शेल्स का नाम दिया गया है प्रॉपर कि पहली शेल को हम के बोलेंगे, दूसरी को एल बोलेंगे, फिर तीसरी को एम बोलेंगे, चौथी को एन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। और इससे हम हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उस चीज़ को निकाल सकते हैं। आपके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर शेल्स में ऐसे करके घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर शेल्स में ऐसे करके घूमते रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो हमें ये बताना है कि जो एम शेल है, एम शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो एम शेल हमारी कौन से नंबर की शेल है, एम शेल हमारी है तीसरे नंबर की सेल, 1 2 3 अगर ऐसे काउंट करें तो एम शेल तीसरे नंबर की है। और इसमें एन नंबर क्या है, एन नंबर है इसमें नंबर ऑफ शेल, एन इसमें फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 3 × और ये 3 का स्क्वायर, तो 3 आपका
3 3 क्या होता है 9 इंटू 2 यानी कि 18, यानी कि 18 आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसमें, एम नाम की शेल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे करके ही हम सारी शेल्स का निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लिया हम के की बात करें, फिर एल की बात करें, एल की बात करें, एम की बात करें, एन की बात करें, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं इसमें फॉर्मूला पुट करके। के पहली शेल है, ठीक है, फिर ये दूसरी शेल है, फिर आपकी एम तीसरी शेल है, फिर आपकी एन जो है वो चौथी शेल है। तो ऐसे करके हम सबके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो ऐसे करके आ जाएगा आपकी शेल नंबर 1, यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। शेल नंबर 2 में 8 होंगे, शेल नंबर 3 में 18 होंगे, और शेल नंबर 4 में आपके 32 होंगे। क्लियर है भाई? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। आंसर इज ए। What kind of forces arise from transient dipoles in atoms that introduce transit dipoles in nearby atoms produce an attractive force and are significant only over short distance? और ये short distance यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, शॉर्ट डिस्टेंस लाइक 1 to 500 pm ऐसे करके। तो परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं? द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं? द्विध्रुव यानी कि आपके जो प्लस माइनस जो पोल्स होते हैं उनसे पूछा है, जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, यानी कि उनको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और इनके बीच की दूरी केवल इतनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये देखो लंदन डिस्पर्जन फोर्स की मैंने एक फोटो भी लगवाई है, तो इससे आप समझ सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, प्लस आपके किस में होता है, प्लस आपके बीच में होता है। मैंने आपको बताया कि बीच में सेंटर में क्या होता है, एटम में सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं। और बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये देखो आपके, फिर ये पोल्स खींच लेते हैं इनको। ये फोर्स ऐसा होता है कि पोल्स खींच लेते हैं, आपके नेगेटिव एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव एक साइड में चला जाता है, ठीक है भाई। तो दैट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इसको डिटेल में ऐसे PYQ के बीच में मैं नहीं करा सकती, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1989 whose theory propounded that the ions groups bonded to the metal by secondary bonding have spectral arrangements corresponding to different characteristics coordination numbers। यानी कि 1993 में किसके सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि द्विबंधीय आबंध द्वारा धातु से आबंधित अपने समूह से स्थानिक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न लक्षण समन्वय संख्या के अनुरूप होती हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा आपका एल्फ्रेड वर्नर। एल्फ्रेड वर्नर को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 1913 में, ठीक है। और इसमें बाकी तो डिटेल ही दी हुई है इसकी कि किसको क्या क्या मिला है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था 1983 में, जो क्वेश्चन इन्होंने बताया है वही वाली चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? तो फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी क्या है? तो फॉस्फोरस में कितना एटम से एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है? तो 4 एटम से एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल कंप्लीट होता है। तो 4 वाले को क्या कहते हैं? टेट्रा एटॉमिक, है ना, टेट्रा एटॉमिक। द्वि को में 2, एक में 1 और बहु में बहुत सारे, और चतुष में 4, टेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which formula is used to represent the 3-dimensional structures of molecules using a 2-dimensional surface like a sheet of paper or a computer screen? बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका, कि कागज़ की शीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी द्विआयामी, आपको पता है स्क्रीन या शीट जो है वो 2D चीज़ें हैं, आपको सिर्फ सामने दिखते हैं, उसमें 3D चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आयामी का उपयोग करके आप 3D चीज़ों की संरचना के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हो? तो आंसर है डैश वेज सूत्र, डैश वेज फॉर्मूला। इजी है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर? दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो मैं अपनी क्लास में मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। इस क्लास में मैं लास्ट में आपको 5 मिनट लेके एक बार सारे मैटर, आपको 5 टाइप्स ऑफ मैटर बहुत अच्छे से बता दूंगी कि 4th कैसे बना, फिर 4th से हम फर्दर 5th पे कैसे गए। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। आगे है इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज एन साइन इज द फॉर्मूला टू एन। अभी अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि जो n होता है इस फॉर्मूला में, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ शेल। ये देखो मैंने बताया था कि n क्या डिनोट करता है, n डिनोट करता है नंबर ऑफ शेल को। और यही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ यही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, नाभिक में दिए गए कोश की संख्या। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन स्टॉर्म्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। आपको पता है कि ऑक्सीजन को तो O2 लिखते हैं हम, O2, लेकिन हम ओजोन भी ऑक्सीजन से बनी होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता। तो इन्होंने पूछा है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन का और मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, ठीक है, O का एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, यानी कि हम यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है OOO ऐसे करके, यानी कि बॉन्ड बन जाता है O3, तो O3 इज ओजोन, तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, यहाँ पे डाल्टन आएगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म। बहुत आसान क्वेश्चन है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु की छोटी पूर्ण संख्याएं हैं वो अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं। आपको पता नहीं है क्या कि बेसिक चीज़ें, जो बेसिक तत्व होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपस में मिलकर वो निर्माण करते हैं कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स यानी कि यौगिक, जैसे हमारा पानी क्या है, H2O, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने अपना बेसिक अणु मिलके क्या बना लिया, पानी बना लिया, यानी कि कंपाउंड बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटम्स ऑफ विच एलिमेंट्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव अ वाटर। अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया है कि हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा होता है पानी बनाने के लिए, तो दैट इज ऑक्सीजन, आंसर इज ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। इन रेफरेंस टू एटोमिसिटी, आर्गन इज, आर्गन क्या है, अगर आर्गन की रेफरेंसिसिटी देखे तो आर्गन क्या है, आर्गन एक आपकी नोबल गैस है। आर्गन एक नोबल गैस है जो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाती है, तो आर्गन का आंसर आ जाएगा मोनो एटॉमिक, एकल परमाणुक होती है आर्गन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सारे आपकी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी आपकी 6 की 6 क्या है, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है, नोबल गैसेस का मतलब ये है, सुनो मेरी बात ध्यान से, नोबल गैसेस का मतलब ये है कि जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया, क्या समझाया था कि ये हमारे परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं, ये देखो ये हमने निकाला था। तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं, चौथी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो आपकी स्टेबिलिटी आती है वो 8 इलेक्ट्रॉन पे किसी भी उसकी आ जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन पे किसी भी उसकी आ जाती है। ठीक है, लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी के पास हैं तो वो किसी के साथ भी कंपाउंड नहीं बनाता। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई मेटल है, हमारे पास कोई मैटर ऐसा है जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 11, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 11। अब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, ये क्या है, एटम, ये क्या है, नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। पहली वाली शेल है तो इसमें आपके कितने आ गए, 11 में से इसमें 2 आएंगे, फिर आपके बाकी 8 किस में आ जाएंगे, बाकी 8 आपके इस वाली में आ जाएंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गए, रुक जाओ, एक को मिटा देती हूँ, रुको भाई, रुको। ठीक है, तो आपके ही हो गए 8। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आपके हो गए और 8 आपके यहाँ पे हो गए, 10 हो गए। लेकिन अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसको तो बाहर वाली ऑर्बिट में 8 करने हैं। तो ये क्या करेगा, क्या ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा उधार, नहीं, ये 7 किसी को से लेगा नहीं। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देगा कि ले भाई, मेरा काम तो चल नहीं सकता एक के साथ,
टू अपना एक को लेके और अपना कॉम्बिनेशन बना ले, तो ऐसे करके आपके कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जितनी भी क्या हैं, जितनी भी आपकी नोबल गैसेस जो हम बात कर रहे थे, जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं वो सब स्टेबल हैं, वो सब क्या है, स्टेबल हैं। इनके बाहर वाली ऑर्बिट में फिक्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये स्टेबल हैं, तो स्टेबल है तो ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करती, इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है। तो आपने देखा होगा इसमें K का एक मॉलिक्यूल है, M का भी एक है, N का भी एक है, लेकिन O के कितने हैं, 4, तो आंसर आ जाएगा 4, तो B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो पोटेशियम परमैंगनेट का ये फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, इफ द साइज ऑफ अ nucleus of an atom is compared with a cricket ball, then the radius of an atom is approximately equal to how many kilometers। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, और फिर ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट बॉल की रेडियस कितनी होती है, तब हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इतना रिपीटेडली पेपर में पूछा जाता है कि मुझे इसका आंसर याद हो गया है। इसका आंसर है 5 किलोमीटर, क्योंकि जो आपका एटम का रेडियस होता है ना, जो आपका एटम का रेडियस होता है वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ है, ये यहाँ पे आएगा 10 की पावर -10 और ये यहाँ पे आएगा 10 की पावर -15, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एटम की रेडियस है, इसको भी यहाँ ठीक कर लेना, ये आपकी एटम की रेडियस रहती है। तो कंपैरेटिवली जब देखेंगे तो आंसर आएगा। कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ, आपको पता ही है कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की आपकी वो कराई जाती है। इसमें ऑप्शंस थोड़े से उल्टे सीधे हो गए हैं, कोई बात नहीं। अरे इसमें तो ऑप्शन बहुत ही गड़बड़ है, रुको भाई। इसमें ऑप्शन ना कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गए हैं, इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। आपका ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इस हिसाब से अरे क्या कर रही हूँ मैं, इस हिसाब से आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। अब यहाँ पे देखो मोटा मोटा लिखा हुआ है सबका, जेम्स चैडविक, तो आंसर इसका आ जाएगा, इसका आंसर तो आ जाएगा जेम्स चैडविक, जे चैडविक ने आपके किसकी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और यहाँ पे जेम्स पी जूल का भी लिखा हुआ है, इन्होंने किस चीज़ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की खोज की थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि हम ना एनर्जी को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसकी फॉर्म को बदल सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू, अब ये तुम्हें पता ही, इलेक्ट्रॉन के का जो पहला कोश होता है उसमें n नंबर ऑफ कितने होते हैं, तो 2 इज राइट आंसर। ये तो सही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गए हैं। जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, खुद बताओ जे थॉमसन ने क्या क्या डिस्कवर किया था। तो इधर देखो सारा ही लिखा हुआ है आपका, जे थॉमसन ने नोबेल प्राइज़ लिया फिजिक्स में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने, अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया, और पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की आपकी कार्ल एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की आपकी किसने, जेम्स चैडविक ने,
तो आंसर क्या आ जाएगा? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक नहीं, जे थॉमसन। अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन किया था ये। तो आज के लिए इतना ही भाई, क्वेश्चंस आज के हमारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अभी इस चैप्टर के और भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सॉरी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की आपकी कम से कम 2 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा आपका बड़ा रहता है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर वो आपका रहता है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीज़ें कि केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे। केमिस्ट्री में जो है हम लोग PYQ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। केमिस्ट्री में हम लोग PYQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है कंटेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि कंटेंट जो है वो क्लास में एक आधे घंटे क्लास में आपको कंटेंट भी देना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है भाई। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।